ड्रामे की शुरुआत सोही से होती है, जो कि एक बार में बैठ करके बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया हो। तभी वो फैंग को देखती है और उसके पास उठ करके जाती है और उसे पकड़ करके कहने लग जाती है, प्लीज अंकल मुझे किस करिए। ये सुन करके तो फैंग उसे देखते ही रह जाता है, जहाँ सोही उससे कहने लग जाती है कि अब आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर मुझे किस भी करेंगे। तो फैंग उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, जिस पर सोही कहती है क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन है, वैसे मैं अपने लीगल एज में हूँ, इसीलिए आप मुझे किस कर सकते हैं। जहाँ फैंग उसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हारे लवर जिन का अंकल हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अब जिन का नाम सुन करके तो सोही बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती कि वो एक धोखेबाज इंसान है, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। इतना कहकर कि वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है, जिस पर फैंग उसे उठा करके अपने साथ लेकर के जाता है। जहाँ जब वो अपनी कार से उतरता है तो फैंग के मैंस उसे ग्रीट करते हैं। जहाँ असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, क्या मैं आपको कंपनी लेकर के चलूं? जिस पर फैंग कहता है कि मेरे साथ में सोही है, अभी मैं कंपनी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे मेरे होटल लेकर के चलो। जहाँ असिस्टेंट फौरन से उन दोनों को होटल ले जा करके छोड़ देता है। अब फैंग उसे होटल रूम के अंदर लेकर के जाता है, जहाँ वो उसे बेड पर लेटाता है, लेकिन सोही उसे अपने करीब खींच लेती है। तो फैंग उसे कहता है कि जरा एक बार अपना दिमाग खोल करके सोचो, मैं जिन नहीं हूँ जो कि तुम मेरे साथ में ये सब कर रही हो। जिस पर सोही कहती है कि मुझे पता है कि आप जिन नहीं है और मुझे ये भी पता है कि आप कौन है। इतना कहकर कि वो फैंग को किस कर लेती है। जिस पर होना क्या था, फैंग भी पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। इधर जिन सोही को कंटिन्यू कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन सोही तो फैंग के साथ में सोई थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। इस बात से जिन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सोही ने आज तक उसका कॉल इस तरीके से कभी भी इग्नोर नहीं किया था। तभी वहाँ पर पीछे से वैन आती और कहती कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आखिर आप किसको कॉल कर रहे हैं। जहाँ जिन फटाक से झूठ बोल देता है कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूँ और वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन वैन समझ जाती और कहने लग जाती कि मुझे पता है कि आप सोही को कॉल कर रहे हैं। इस बात पर जिन बात को पलटते हुए कहने लग जाता है कि तुम मुझ पर शक नहीं कर सकती हो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना कहकर के उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि उठ करके रेडी होकर के सोही के पास जाता है, जो कि अभी भी सो रही होती, और उसे कहने लग जाता है कि कल रात के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर तुमने मुझे प्रोवोक नहीं किया होता तो मैंने ये सब नहीं किया होता। इतना कहकर के उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेता है और एक छोटा सा नोट लिख करके उसके पास छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद में सोही की जब आंख खुलती है तो वो उस नोट को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अब से तुम मेरी हुई। अब उस नोट को पढ़ करके तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ वो अपने मोबाइल में फैंग के नंबर को सेव पाती है और वो सोचने लग जाती है कि मैंने जिन के अंकल को कब सेव कर लिया अपने मोबाइल में, आखिर कल मैंने रात में ड्रिंक के नशे में क्या क्या किया था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। इतना कहकर कि वो जैसे ही खुद को चेक करती है उसके होश ही उड़ जाते हैं कि उसने तो नाइट एक्सपेंड कर लिया, और वो काफी तेज चिल्लाती है। अब सोई बेचारी पहली फुर्सत में जा करके मेडिकल स्टोर से प्रिकॉशन पिल खरीदती है और सोचती है कि मुझे इसे जल्दी से खा लेना चाहिए इससे पहले कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। और यहाँ पर वो फौरन से अपने घर जाती है और उसके तरीके को पढ़ने लगती है कि उसे किस तरीके से खाया जाता है। तभी वो देखती है कि उसके दरवाजे पर उसकी फ्रेंड मिंग है, इसीलिए वो फौरन से दवाई को छुपा करके जा करके गेट खोलती है। जैसे ही मिंग अंदर आती है और कहती है कि तुम इतनी देरी से क्या कर रही थी, देखो मैं सारा सामान अपने साथ में ले आई हूँ, अब कुछ दिन में तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। तभी सोई देखती कि उसके मोबाइल पर जिन के फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, इसीलिए वो रिसीव करती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम जिन से इतनी नाराज क्यों कि उसका कॉल तक रिसीव नहीं कर रही हो। इस बात पर तो सोही भड़क जाती है और सारे भड़ास उसके फ्रेंड पर ही निकाल देती है और कहती है कि आज के बाद में मुझे फोन मत करना और मैं जिन की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। इतना कहकर के वो कॉल काट देती है। अब जैसे वो कॉल रखने के बाद में जिन के सामने जाता है तो जिन उससे कहता है कि क्या बात हुई मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे कि उसने तुम्हें कितनी ज्यादा गालियां दी है। जहाँ वो बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करके बताता है कि सोही ने उसे किस अंदाज में गालियां दी हैं, जिस पर जिन शेमलेस की तरह कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, वो कुछ भी कर ले, उसे वापस तो मेरे पास आना है। अब अगले दिन सोही की फ्रेंड उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाती है और उसका मूड सही करने के लिए उसे एक प्यारे सा बुके देती है। तभी वो देखती है कुछ लड़कियां जिन की तरफ भाग करके जा रही होती है। चूंकि जिन एक मॉडल एक्टर था, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उसकी फैन थी। मिंग उसे देख कर कहती कि मत देखो उस धोखेबाज को, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इतना कह करके उसे अपने साथ लेकर के जाने लगती है, पर जिन उन दोनों को देख लेता है और भाग करके सोही के पास आता है, जिसे देख करके सोही कहती कि मुझसे दूर रहो। इस बात पर जिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो और देखो तुमने मेरे लिए तो बुके भी खरीद लिया। इतना कह करके वो उसके हाथ से वो बुके ले लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखे बिना नहीं रह सकती हो। तभी वहाँ से हान अपने मेंस के साथ में किसी बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हुए गुजर रहा होता है। तभी वो सोही को देख करके सोचता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या कर रही है। इधर जिन सोही को मना ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और सोही को देख करके कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे देहाती लड़की के साथ में जिनका सीक्रेट अफेयर चल रहा था, पर ये पुरानी बात है, पर अब से जिन मेरा है और हमारा रिश्ता भी पब्लिक है, इसलिए जिनसे जितना हो सके उतना दूर रहो। इस बात पर सोही की फ्रेंड मिंग भड़क जाती है और कहती है कि अपने इस 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड को लेकर के यहाँ से निकलती बनो, इसे तो सोही देखना तक नहीं चाहती है। इस बात पर वैन का गार्ड उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तो सोही कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वैन कहती है कि मैं शन परिवार की बड़ी बेटी हूँ और बहुत ही पावरफुल हूँ, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इतना कहकर कि वो उसे भी किक लगा देती है, जिस पर जिन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, पर वैन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। ये सब देख करके सोही कहती है कि जिन तुम इतने नीच निकलोगे, मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था और अब तो मुझे शक होने लगा है कि क्या सच में तुमने मेरी जान
जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, या फिर वो कोई और इंसान था। इतने पर जिन उस बुके को फेंकते हुए कहता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, पर अब तो मैं सिर्फ अपनी वैन को चाहता हूँ। जिस पर वैन कहती कि देखा तुमने कि जिन मुझे कितना चाहता है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिन भी उसके पीछे जाता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है। जिसके बाद में वो वापस से सोही के पास आता है और बेशर्मों की तरह कहने लग जाता है कि ये सब बस एक दिखावा था, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, इसलिए शाम को मुझसे मिलने के लिए घर आ जाना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद में मिंग और सोही घर जाने लगती है, जहाँ मिंग उससे पूछती कि क्या तुम श्योर हो कि इसी इंसान ने तुम्हारी जान बचाई थी। जहाँ सोही बताने लग जाती कि जब मैं 14 साल की थी तब कुछ आदमी मिलकर के मेरे साथ में जोर जबरदस्ती कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोई इंसान आकर के मुझे बचाया और उन आदमियों से फाइट करते समय उसे गोली भी लग गई थी, लेकिन मैं उसे ढंग से नहीं देख पाई थी क्योंकि मेरी कंडीशन उस समय सही नहीं थी और मैं बेहोश भी हो गई थी। पर वो इंसान कोई भी हो, आज मैं जिन के घर जाकर के उससे सब कुछ खत्म कर करके रहूंगी। इतना कह करके वो जिन के घर चली जाती है। इधर हान भी सोही का पीछा करते हुए जिन के घर के बाहर तक पहुंच जाता है, पर तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगती है, जिसे देख करके असिस्टेंट काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि बॉस वो गोली आपके बिल्कुल दिल के नजदीक लगी थी, जिसका दर्द समय समय पर उभरता रहता है। मुझे लगता है कि आपको भी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो फैंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अंदर जाना है। इधर सोही जैसे ही जिन के पास अंदर जाती है, जिन उसे देख करके खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। सोही उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि अब से हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो आगे से मुझे परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर जिन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर सोही कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिन उसे गले से लगा करके कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। इस बात पर सोही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, लेकिन फिर भी जिन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है, जिसे देख करके जिन फौरन से सोही को छोड़ करके पीछे हट जाता है, लेकिन वैन यहाँ पर सोही से उलझ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे मैन को यहाँ पर बहकाने के लिए आई थी। इतना कह करके उसे एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन इस बार सोही के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो भी उसे पलट करके एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उससे कहती है कि अगर मुझे दोबारा से अब हाथ लगाने की हिम्मत भी कर दी तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगी। इतना कह करके उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। जहाँ ये दोनों बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लग जाती। इतनी पर वैन जानबूझ करके सोही को धक्का दे करके उसके ऊपर टेबल लैंप गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाता है, लेकिन जिन उसे बचाने के बजाय वैन को प्रोटेक्ट करता है। ये सब देख करके सोही का और भी ज्यादा दिल टूट जाता है और वो वहाँ से उठ करके जाने लगती है। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के चलता हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। तो सोही कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वैन की मदर आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी से उलझी हो, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जहाँ वो जिन को धमकाती है कि लगता है कि तुम्हें हमारे शन ग्रुप के टीवी शो और रिसोर्सेज की कोई भी जरूरत नहीं है, तभी तुम इस लड़की के लिए इतना कंसर्न दिखा रहे हो। ये सुनकर कि जिन को अपने करियर की चिंता होने लगती है और वो सोही से वैन से माफी मांगने के लिए कहता है। तो सोही कहती है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो आखिर मैं माफी क्यों मांगूंगी, और अगर तुम्हें इसका सबूत चाहिए तो तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। इस बात पर वैन की मदर जिन से कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक फेमस एक्टर बनाऊंगी, लेकिन लगता है कि तुम ये मौका खोना चाहते हो, वो भी इस गंवार लड़की की वजह से। अगर इस लड़की ने मेरी बेटी से माफी नहीं मांगा तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद करके रख दूंगी। ये सुनकर के जिन सोही पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाने लगता है और अपने गार्ड से उसे पकड़वा लेता है। इतने पर वहाँ पर फैंग अपने गार्ड्स के साथ में इंटर करता है, जिसे देख करके तो माँ बेटी सन्न रह जाती है कि ये तो बीजिंग सिटी के सबसे पावरफुल इंसान है और फू परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हैं। जिन अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। तो फैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर अच्छे अच्छे करतूतों को देखने के लिए आया हूँ, आखिर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इतना कह करके वो सोही के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। जहाँ असिस्टेंट उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। ये सब देख करके तो वैन सोचती है कि आखिर इतना पावरफुल इंसान सोही के लिए इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है। तभी उसकी मदर कहने लग जाती है कि मिस्टर फैंग वो एक बच्चेदार लड़की है जो कि मेरे होने वाले दामाद को यहाँ पर सीड्यूस करने के लिए आई थी, प्लीज उसकी शक्ल पे मत जाएगा, वो आपको भी फंसाने की कोशिश कर सकती है और आपके बिस्तर पर भी चढ़ने की कोशिश कर सकती है। ये सब सुनकर के जिन कहता है कि अंकल मैं इस मामले को अच्छी तरीके से संभाल लूंगा, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम्हारे जैसा चीप इंसान कुछ भी हैंडल नहीं कर सकता है। ये सुनकर के वैन की मदर कहने लग जाती है कि शुक्र मनाए कि मैंने उस गवार पर केस नहीं किया, सिर्फ उसे घुटने टेक करके अपनी बेटी के सामने माफी मांगने का ऑप्शन दिया था। ये सुनकर के तो हान का फेस गुस्से से भर जाता है। अब कुछ देर के बाद में सोही अपना बैंडेज करवा करके वापस आती है तो फैंग उससे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर सोही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप फुटेज देखिए, आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था और कौन गलत है। अब फुटेज का नाम सुनकर के तो दोनों माँ बेटी नाटक करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर असिस्टेंट उन्हें जाने नहीं देता है। तो वैन उसे अपने शन परिवार की धमकी देती हुए उसके साथ में बदतमीजी करने लगती है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए कि तुम्हारे शन ग्रुप की फंडिंग हमारे फूजी बैंक से होती है, तो बॉस क्या हम इनकी फंडिंग रोक दी। ये सुनकर के तो दोनों माँ बेटी का खून ही सूख जाता है। जहाँ वैन फौरन से जिनके पास जाकर के कहने लग जाती है कि प्लीज कुछ करो ना, अगर वो फुटेज सबके सामने आ गया तो मेरी बदनामी फैल जाएगी। ये सुनकर के जिन अपने अंकल से कहता है कि अंकल आप वैन के खिलाफ इस तरीके से एक्शन नहीं ले सकते। तो फैंग कहता है कि जब तुम्हें पता था कि उस फुटेज में वैन गलत है तो तुमने सोही के साथ में ऐसा बदसलूकी क्यों किया। इस बात पर वैन की मदर भड़क जाती है और कहने लग जाती है कि ऐसी गवार दो कौड़ी का कंपेयर आप मेरी प्रिंसेस जैसी बेटी के साथ में कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर के तो फैंग का खून ही खोल जाता है और वो अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है। उसके एक इशारे पर असिस्टेंट उन्हें एक जोरदार
थप्पड़ जड़ देता है। फैंग कहता है कि सोई अगर आपके स्टेटस की नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ में कुछ भी करेंगी, और इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपका सन परिवार मेरे सामने कीड़े मकोड़े के समान है, अगर मैं चाहूँ तो मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ। ये सब देख करके तो सोई सोच रही होती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फैंग इस तरीके से मेरे लिए स्टैंड लेंगे। जहाँ फुटेज प्ले होता है जिसमें कि साफ नजर आ रहा होता है कि वेन पूरी तरीके से गलत है, ये देख करके सोई जिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम एक नीच और गिरे हुए इंसान हो, आज के बाद में तुम अपना शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। इस बात पर जिन उससे माफी मांगने लगता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। फैंग कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तबाही का काउंटडाउन शुरू करूँ तो इन दोनों से कहो कि सोई के सामने नील डाउन होकर के माफी मांगे। इतने पर फैंग के गार्ड्स उन दोनों को अपने घुटनों पर बैठवा करके सोई के सामने माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। अब माफी मांगने के बाद में सोई कहती कि मैं घर जाना चाहती हूँ, इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। फैंग भी जिन को अपनी जलती हुई निगाहों से देखता हुआ सोई के पीछे चला जाता है, जहाँ वो सोई को उसके घर के पास में ड्रॉप करता है, जिस पर सोई उसे थैंक यू करती। तो फैंग कहता है कि शन परिवार ही डिजर्व करता था। सोई उससे कहती कि उस रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, इसलिए उन सभी चीजों को अपने दिल पर मत लीजिएगा। तो फैंग कहता है कि अगर मैं अपने दिल पर ले लूँ तो क्या होगा, जिस पर सोई बड़ी बचकाने तरीके से कहती कि अगर आपने उसे अपने दिल पर ले लिया है तो उसे एक पिक समझ करके खुद से दूर ढकेल दीजिएगा। इतना कहकर के वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। इस बात पर हान काफी हैरान रह जाता है और सोचता है कि किसी फीलिंग को आखिर पिक समझ करके कैसे ढकेला जा सकता है। वहीं पीछे असिस्टेंट खड़े होकर के अपनी हंसी को सप्रेस किए जा रहा होता है और जैसे ही हान पलटता है तो उसे देख करके वो एकदम गंभीर हो जाता है और फौरन से कार का गेट खोल देता है, लेकिन फिर भी उसे हंसी आई जा रही थी। जिस पर हान कार से निकल करके कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। जहाँ असिस्टेंट एकदम शांत हो जाता है और उसे कार से लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सोई जब सो करके उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे हान को इस तरीके से थैंक यू नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो उसे मैसेज करती है कि वो अपनी तरफ से उसे लंच कराना चाहती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है, इसीलिए वो अपने ऑफिस में आकर के सारे एम्प्लॉयज के ऊपर भड़का हुआ होता है, यहाँ तक कि वो कई लोग को फायर भी कर चुका होता है। अब ये सब देख करके तो असिस्टेंट की फटी हुई होती है, इसीलिए वो दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है कि आखिर बॉस को हुआ क्या है, जिस पर वो बताते कि हमें नहीं पता है, सुबह से वो हमें डांट रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक दूसरा एम्प्लॉय आता है और असिस्टेंट से कहता है कि आपको मिस्टर फैंग बुला रहे हैं। ये सुन करके तो असिस्टेंट की फटकी चार हो जाती है और वो सोचने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा, और वो किसी तरीके से फैंग के कैबिन में जाता है और उससे कहता है कि बॉस अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे जॉब से मत निकालिएगा। तब तक फैंग के पास में सोई का मैसेज आ जाता है, जिसे देख करके तो फैंग की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो असिस्टेंट को डांटने की जगह उसकी सैलरी डबल कर देता है और उसे बोनस भी ऑफर कर देता है। ये सुन करके तो असिस्टेंट भी सदमे में चला जाता है और सोचने लग जाता है कि अभी तो बॉस का इतना मूड खराब था, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया। जहाँ फैंग उससे कहता है कि मेरी सारी मीटिंग्स कल के लिए कैंसिल कर दो क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि पर बॉस आपको तो पता है ना कि आपको कितना बड़ा डील साइन करना है। तो फैंग कहता है कि मुझे उस बात की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। अब इतने बड़े बड़े मीटिंग और डील्स को कैंसिल करने की वजह से सोई का भाई बौखला करके फैंग के पास दौड़ता हुआ आता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो उससे कहता है कि आखिर तू करना क्या चाहता है, तो इतने बड़े बड़े डील्स को कैंसिल कर दिया है। जब फैंग उससे पूछने लग जाता है कि अच्छा ये बता कि तेरी बहन को खाने में क्या क्या पसंद है। ये सुन करके तो यूजो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है। जिस पर फैंग बात को बदलते हुए कहता है कि अगर मान ले कि तेरी बहन की जैसी कोई लड़की है, उसकी उम्र बिल्कुल सेम है, तो उसे खाने में क्या पसंद हो सकता है। जिस पर यूजो कहता है कि अगर वो इस कंट्री में रहती तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे चाइनीज खाना पसंद होगा। तो फैंग कहता है कि फिर ठीक है फाइनल रहा। इतना कह करके वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट को बुक कर दो। जिस पर यूजो कहता है कि लगता है कि तू सच में पूरी तरीके से पागल हो गया है, तुझे पता है ना कि कितना बड़ा लॉस होगा अगर तूने मीटिंग कैंसिल किया तो। जिस पर फैंग कहता है कि तुझे ये सब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तू भी जाके एंजॉय कर। अब इस बात पर यूजो कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से उठ करके चला जाता है। दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ में मौका पाकर के क्लब में चली जाती और वहां जाकर के एंजॉय करने लगती है, लेकिन जब ये बात यूजो को पता चलता है तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो क्लब में जाकर के सोही को अपने साथ बाहर लेकर के आता है और उसे डांटने लग जाता है कि आखिर वो क्लब में क्यों गई थी। इतने पर वहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम इसे क्यों डांट रहे हो, क्या तुम भूल गए आज तुम्हारी मीटिंग है। तो यूजो कहता है कि मैं मीटिंग बाद में ज्वाइन करूंगा, पहले मैं इसे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस बात पर फैंग अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है तो असिस्टेंट कहता है कि पर आपका मीटिंग ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे घर ले जाकर के छोड़ दूंगा। ये सुनकर के यूजो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि ठीक है इसे घर अच्छे से ले जाकर के छोड़ देना। इतना कह करके वो असिस्टेंट के साथ में चला जाता है, जहाँ फैंग उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। पर जैसे ही वो कार रोकता है तो सोही काफी कंफ्यूज हो जाती और वो उससे पूछती कि आप मुझे यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेकर के क्यों आए, आपने तो कहा था कि मुझे आप घर ड्रॉप करने वाले हैं। तो फैंग कहता है कि लगता है कि तुम भुलक्कड़ हो गई, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे डिनर कराना चाहती हो। जिस पर सोही कहती कि पर ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, इतना तो मेरा बजट भी नहीं है। तो फैंग कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के डिनर मेरी तरफ से होगा। इतना कहकर के वो उसे अंदर लेकर के चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारे उसके फेवरेट डिशेज उसे खिलाता है। जिसके बाद में सोही उससे कहती है आपने तो मेरी पसंद की डिशेज मुझे खिला लिए, क्या आप मेरी पसंद की जगह पर चलना पसंद करेंगे। तो फैंग कहता है कि क्यों नहीं। इतने पर सोही उसे अपने साथ में स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ वो दोनों मिलकर के खूब इंजॉय करते हैं। जिसके बाद में सोही उसे टॉय वाली गेम की जगह लेकर के जाती है, जहाँ वो बचपन से जाया करती थी और वहाँ पर भी वो दोनों मिलकर के खूब इंजॉय करते हैं। अब ये सब होने के बाद में तो फैंग से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है
और वो उसे एक प्यारी सी किस कर बैठता है। अगले दिन सोही एक रोल मॉडल के जॉब के लिए जाती है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां पहले से मौजूद होती हैं, जो कि सोही को देख करके उसकी इंसल्ट करते हुए उसका मजाक बनाने लगती हैं और कहने लग जाती है कि तुमने कभी अपनी शक्लें देखी है, तुम यहाँ पर क्या करने चली आई, तुम तो कहीं से भी मॉडल बनने लायक नहीं लग रही हो। अभी वो सब मिलकर के उसे जलील कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर वांग आता है और वो सोही को देख करके उसकी नीयत काफी खराब हो जाती है और वो उसे ऑफर देने लग जाता है कि अगर वो एक रात उसके साथ में सो जाती है तो वो उसे रोल देने के लिए तैयार है। अभी ये बात सुन करके तो सोही भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत में कैसे होगी मुझसे इस तरीके की बात करने की, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हूँ। ये सुनकर के तो वांग का खून ही सूख जाता है और वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो तुम्हें ये ऑफर दे रहा था कि अगर आज रात तुम मेरे साथ में डिनर कर लेती हो तो मैं तुम्हें रोल देने के लिए तैयार हूँ। अब सोही काफी इनोसेंट थी, इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाती है और उससे कहती है कि आप सही कह रहे हैं। तो वांग कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब ये सुनकर के सोही उसके साथ में जाने लगती है। अब जैसा कि वांग का तो कैरेक्टर काफी ज्यादा खराब था और उसे हर कोई जानता था कि आखिर वो लड़कियों के साथ में क्या करता है और किस तरीके से उन्हें रोल देता है, इसीलिए वो लड़कियां सोही को बदनाम करने के लिए वांग के साथ उसकी बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेती और ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। अब ये पोस्ट असिस्टेंट तक पहुंच जाता है, जिसे लेकर के वो फौरन से फैंग के पास जाता है। अब उन फोटोज को देख करके तो फैंग के पांव तले से जबीन निकल जाते हैं और वो कहता है कि आखिर सोही इतने गंदे आदमी के पास कैसे पहुंच गई, इससे पहले ये कुछ गलत हो, हमें वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। इतना कह करके वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं, जो कि इन फोटोज को ले जाकर के जिन को दिखा देती है और कहती है कि देखो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कितनी गंदी है, जो कि एक रोल पाने के लिए वांग के बिस्तर को गर्म करने के लिए जा रही है। ये सब देख करके तो जिन का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि सोही इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी, लेकिन हमें उसे ऐसा कदम उठाने से रोकना पड़ेगा। और इतना कहकर के वो भी वहाँ से निकल जाता है और सीधा होटल पहुंच करके रिसेप्शन बॉय से सोही का रूम नंबर पूछने लगता है। पहले तो वो उसे रूम नंबर बताने से मना कर देता है, जिस पर वो भड़क जाता है, लेकिन बाद में वो सोही का रूम नंबर बता देता है। अभी उसके जाते की देर नहीं थी, तब तक वहाँ पर फैंग भी भागता हुआ अपने आदमियों के साथ में आ जाता है और वो भी उस लड़की से सेम सवाल पूछता है। ये सब सुन करके तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सोही है कौन, जिसके पीछे इतने सारे लोग परेशान हैं। इधर जिन सोही के रूम के बाहर खड़ा होता है, तब तक वहाँ पर फैंग भागता हुआ पहुंचता है और उसके रूम को किक मार करके खोलने की कोशिश करता है, पर इतने पर सोही बाहर आ जाती है, जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जिसे देख करके तो जिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और यहाँ पर वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए उसे बुरा भला कहने लगता है, जिस पर फैंग भड़क जाता है और कहता है कि जरा अपने जुबान पर लगाम दो, मेरी सोही गलत नहीं है। इतना कहकर के वो उसे अपने साथ लेकर के वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वैन कहते कि आखिर मैं इसे इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ, पहले हम सबको चल करके अंदर देखना चाहिए कि आखिर किसके साथ में अपना मुंह काला करवा रही थी। जिस पर सोही कहते कि तुम अंदर का नजारा देख नहीं पाओगे क्योंकि काफी ज्यादा शर्मनाक है। अब ये सुनकर के तो वैन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ सबके सब जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देख करके शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि सोही ने वांग को बहुत बुरी तरीके से पीट करके उसके हाथ पैर को बांध करके रखा होता है। असिस्टेंट फैंग से कहता है ये तो बड़ी कमाल की बात है, आप बिना मतलब ही सोही की इतनी चिंता कर रहे थे, इन्होंने तो अकेले इस मोटे को निपटा दिया। अब ये सारा सीन देख करके तो जिन को काफी ज्यादा अपने ऊपर गिल्ट फील होता है और वो फौरन से सोही से माफी मांगने लगता है। तो सोही कहती है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब से मेरा तुम्हारे साथ में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे सामने कम आया करो। जहाँ फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि अब से उसे परेशान करना बंद करो, जिस पर जिन कहता है कि यह मेरे और सोही के बीच का मामला है, आखिर आप हर बार हमारे बीच में क्यों टपक पड़ते हैं। जिस पर फैंग कहता है कि मैं हमेशा ही तुम दोनों के बीच में आऊंगा, क्योंकि सोही मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि इससे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और फिर बाद में तुम मुझे दोषी मत ठहराना कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर के वो सोही को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। फैंग जैसे ही सोही को लेकर के बाहर आता है, जिन उसके पास फिर से आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर सोही उसे उसका लॉकेट वापस करते हुए कहती है कि इसे ले जाकर के अपने मंगेतर को दे देना। ये देख करके तो जिन का दिल टूट जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं वैन को नहीं चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पर सोही कहती कि अगर तुम मुझसे कभी भी प्यार करते होते तो हमारे रिश्ते को कभी भी सीक्रेट नहीं रखते, और अब तो तुमने अपने और वैन के रिश्ते को सरेआम पब्लिक कर दिया है, फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, अब तुम मुझसे झूठ बोलना बंद कर दो। इस बात का जिनके पास भी कोई भी जवाब नहीं रहता है और वो यहाँ पर फैंग के साथ में चली जाती है। अब फैंग सोही को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वांग ने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया है। तो सोही कहती है कि वो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं कर पाया, इससे पहले कि मेरे साथ में कुछ कर पाता मैंने उसे खूब पीटा और उसकी अकल ठिकाने पर लगा दी है। ये सुनकर के फैंग थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बनना चाहती हो, इसीलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि मेरी नजरों में तुम्हें हीरे के समान हो, जिसे तराश दिया जाए तो वो चमक उठेगा। ये सुनकर के सोही कहती है कि मजाक करना बंद करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ और अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर फैंग उसे करीब जाकर कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या जिन मुझसे कहीं
ज्यादा काबिल और सुंदर लगता है तुम्हें। इस बात पर सोई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक नंबर उनका धोखेबाज और चीप इंसान है। जिस पर फैंग कहता है कि फिर इसका मतलब मैं ये समझू कि मैंने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। ये सुनकर के सोई चुप हो जाती है और उसकी चुप्पी को फैंग हाँ में ले लेता है और उसे बहुत प्यार से किस करता है। तभी फैंग के पास में असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि मैंने उन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया है जिन्होंने सोई के खिलाफ गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। ये सुनकर के फैंग सोई को लेकर के वहाँ पर पहुंचता है। अब सोई को फैंग के साथ में देख करके तो उन तीनों को आगे लग जाती है और वो कहने लग जाती है कि मिस्टर फैंग आखिर आपको इस लड़की में क्या मिल रहा है? ना ही शक्ल से सुंदर है और ना ही इसके पास अकल है और ना ही किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। जरा हमारे बारे में सोचिए, हमें नजर उठा करके देखिए हम कितने सुंदर और काबिल हैं और हम बिना किसी शर्त के आपको बेड पर भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये सुनकर के तो फैंग को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें जोर का चाटा लगाओ। इस बात पर असिस्टेंट उन तीनों को एक जोर का चाटा लगाता है। अब चाटा खाने के बाद में उन तीनों का बुद्धि खुल जाता है और वो तीनों अपने अपने गुनाह को कबूल करने लगती हैं और यहाँ पर वो फैंग के सामने गिड़गिड़ाने लगती कि हमारे परिवार को बर्बाद मत करिएगा क्योंकि हमने ये सब वैन के कहने पर किया है। अब वैन का नाम सुन करके तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहले तो इन तीनों को अच्छे से सबक सिखाओ, जिसके बाद में इन्हें पुलिस के हवाले कर देना और मेक श्योर करो कि अब से वैन को कहीं भी जल्दी काम ना मिले। इतना कहकर के वो सोही को अपने साथ लेकर के चला जाता है। अगले दिन फैंग सोही को एक पार्टी का इन्विटेशन देता है जिसे खास करके उसने सोही के लिए ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही वो उसे एक बहुत प्यारा सा डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट करता है जिसे लेने से तो पहले सोही इनकार कर देती है, जिस पर फैंग उससे कहने लग जाता है कि इसे मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इतना कहकर के उसे बहुत प्यार से अपने हाथों से पहनाता है और बहुत प्यार से किस भी करता है, जिसे देख करके सारे गार्ड्स अपना फेस घुमा लेते हैं। अब अगले दिन पार्टी में सोही इंटर करती है जहाँ बड़े बड़े एक्टर से लेकर के डायरेक्टर भी मौजूद होते हैं, वहीं जिन भी होता है। अब सोही को देख करके फेमस एक्टर उसे अप्रोच करने लगते हैं, जिस पर जिन जेलेसी में आकर के उनके बीच में टपक पड़ता है और उनके हाथ से ड्रिंक लेकर के खुद ही पी जाता है। जिस पर सोही कहती कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा है जो कि अपने मंगेतर को छोड़ करके मेरे पीछे घूम रहा हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और वो सोही से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उस पार्टी में उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपना फेस कवर करके पहुंचती है। लेकिन रास्ते में उसे जिन और उसका फ्रेंड देख करके उसे पहचान जाते हैं, जहाँ जिन का फ्रेंड उसके हाथ में एक सामान देखता है जिसे वो छीन लेता है, जिसे देख करके तो जिन पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतनी गिर जाओगी। जिस पर वैन कहती है कि मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ क्योंकि उस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, प्लीज तुम मेरी मदद करो उसे बर्बाद करने में। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा एक्टर बना दूंगी। इस बात पर जिन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, अब मैं तुम्हारे साथ में और नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें देख करके घिन आ रही है। जिस पर वैन कहती है क्या तुम मुझे उस बदसूरत औरत के लिए छोड़ना चाहते हो? जिस पर जिन कहता है कि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ में बस एक डील की वजह से था, मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, मैं प्यार तो सिर्फ सोही से ही करता हूँ और इस जन्म में मैं तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार कभी कर भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर के तो वैन पूरी तरीके से पागल हो जाती है, जिस पर जिन उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और उससे कहता है कि आज से हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अगर तुमने दोबारा से सोही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे जाकर के पुलिस को बता दूंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग की मदर उसे कॉल करके कहती कि रुहानी वापस आ गई, तो जाकर के उसे पिक कर लेना। तो फैंग कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आ रही है? तो उसकी मदर कहती है क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तो फैंग कहता है कि मैं उसे कभी भी अपनी वाइफ नहीं मानता था, आप भी बात अच्छी तरीके से जानती है कि शादी बस एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट था जो कि दो परिवारों के बीच में बिजनेस की वजह से हुआ था। तो उसकी मदर कहती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल परिवार की बेटी है और तुम्हें शादी से पीछे नहीं हट सकते हो, जाकर के उसे पिक करके घर ले आओ और उसके साथ में रह करके अपना रिश्ता उसके साथ में मजबूत करो। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। इधर रुहानी की एंट्री हो जाती है जो कि असिस्टेंट से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मैं यहाँ पर आपको रिसीव करने के लिए नहीं आया हूँ, ये मास्टर ने आपको वापसी की टिकट भेजी है। इसका मतलब तो आप अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। उस टिकट को देख करके तो रुहानी भड़क जाती है और कहती है कि फैंग मुझसे मिलना तक नहीं चाहते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं कि बॉस ने इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं किया था। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। अब रुहानी गुस्से में आकर के उस टिकट को फाड़ करके फेंक देती है। तभी वहाँ पर वैन आती है और कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि आखिर फैंग तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहते? इस बात पर रुहानी उसके ऊपर भी भड़क जाती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी क्या इतनी औकात है कि जो तुम मुझसे बात कर सको? जिस पर वैन कहती है क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हारा एक बात जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि फैंग ने बाहर एक न्यू लवर बना रखी है जिसकी वजह से वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहते हैं। ये सुनकर के तो रुहानी चौंक जाती है। इधर फैंग सोही को लेकर के जैसे ही घर पहुंचता है वहाँ पर रुहानी पहले से ही बैठी होती है और वो टोन कसते हुए कहती है क्या बात है, क्या मजे से तुम दोनों हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हो? ये सुनकर के सोही फौरन से फैंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फैंग उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस बात पर रुहानी उठ करके सोही के मुंह पर फैंग के साथ किस वाली फोटो फेंक देती है और फैंग से कहती है कि तुम इस दो कौड़े की मिस्ट्रेस के चक्कर में तुम अपनी वाइफ से नहीं मिलना चाहते हो। ये सुनकर के सोही कहती कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ। जिस पर रुहानी कहती कि तुम एक बचलन मिस्ट्रेस हो जो कि दूसरों के पतियों को चुराती है। इतना कहकर के वो सोही के ऊपर हाथ उठा लेती है। जिस पर फैंग उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि शादी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है, ये शादी बस मेरे लिए एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट है। जिस पर रुहानी उससे पूछती कि आखिर इस दो कौड़ी की औरत में ऐसा क्या है जो कि मेरे अंदर नहीं है? तो फैंग कहता है कि तुम इसकी कभी बराबरी नहीं कर सकती हो। इस बात पर रुहानी गुस्सा होकर के सोही के फेस पर चाय फेंक देती है
है, जिस पर फैंग रुआनी को सोही से दूर करके उसे अपने असिस्टेंट के साथ में वहाँ से भेज देता है। अब सोही के जाने के बाद में वो उससे माफी मांगने लगती है, पर फैंग उसकी बातों को इग्नोर करता है, वहाँ से एक मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ रुआनी अब ठान लेती है कि वो सोही को फैंग की लाइफ से निकाल करके रहेगी। इधर सोही एक शो के लिए शूटिंग कर रही होती है, जहाँ रुआनी उसके स्टंट वाले सीन को एक हादसे में चेंज करने का प्लान बनाती और अपने आदमी को ऑर्डर दे देती है, जिससे कि सोही का काम तमाम हो जाए और लोगों को शक भी ना हो। इधर उसका आदमी उसके ऑर्डर को फॉलो कर ही रहा होता है, तब तक इतने पर फैंग का छोटा भतीजा उसे देख लेता है और समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसे देख करके वो आदमी वहाँ से भाग खड़ा होता है, जहाँ वो दौड़ता हुआ सोही की तरफ भागने लगता है। अब सोही तो ऊपर से कूद चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। अब बेचारे फू की कमर का तो कमरा बन जाता है। सोही को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर अचानक से हुआ क्या और उसे इतनी ज्यादा चोट क्यों नहीं फील हो रही है, जिस पर फू कहता है क्योंकि तुम्हें इसलिए चोट नहीं फील हो रहा है क्योंकि तुम अपना मोटा शरीर लेकर के मेरे ऊपर गिर पड़ी। ये देख करके सोही फौरन से उसके ऊपर से उठ करके उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। तो फू कहता है कि अब माफी मांगने से क्या फायदा है, मैंने तो अपने अंकल के चक्कर में अपने कमर का ही काम तमाम करवा लिया। इतना कह करके वो बेचारा बेहोश हो जाता है। इधर फैंग को इस घटना के बारे में जब पता चलता है तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि हम सभी ने ये बात नोटिस की है कि उस घटना वाली जगह पर मिस रुआनी को भी देखा गया था। ये सुनकर के फैंग समझ जाता है कि ये सब रुआनी का ही किया धरा है। इधर डॉक्टर फू से कहते हैं कम से कम तुम्हारी कमर को ठीक होने में 80 दिन लगेंगे। ये सुनकर के तो फू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या 80 दिन? ये 80 दिन तो मेरे लिए नर के समान बन जाएंगे। और यहाँ पर वो उसे धीरे से पूछता है कि क्या वैसे इन सब का असर मेरे फ्यूचर पर भी पड़ सकता है? डॉक्टर समझ जाता है कि आखिर वो पूछना क्या चाहता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि पहले तुम अपने कमर को ठीक करने के बारे में सोचो, जिसके बाद में तुम अपने लफंगागिरी के बारे में सोचना। इतने पर वहाँ पर फैंग आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपने आंटी को बचा करके बहुत ही बड़ा काम किया है। वैसे तुम अपने कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट चाहते थे ना? ये सुनकर के तो फू डर जाता है और कहने लग जाता है कि अंकल तुम्हें बस मजाक कर रहा था, जिस पर फैंग कहता है कि वो पूरी कंपनी मैंने तुम्हें हैंड ओवर कर दी है। ये सुनकर के तो फू बिल्कुल हैरान रह जाता है। फैंग उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे लिए मैंने एक और भी गिफ्ट खरीद करके रखा है, तुम्हें पता है कि वो क्या है? तुम्हारी फेवरेट लैम्बोर्गिनी। ये सुनकर के तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतना कह करके फैंग वहाँ से चला जाता है। इसी हॉस्पिटल में सोही भी एडमिट होती है, जिसके रूम में वही आदमी इंटर करता है उसका काम तमाम करने के लिए। पर तब तक वहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देख करके वो आदमी भागने लगता है, पर फैंग के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ वो आदमी फैंग के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो फैंग उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जहाँ वो आदमी कबूल कर लेता है कि मुझे यहाँ पर रुआनी ने भेजा था और ये सब करने के लिए उसी ने मुझे पैसे दिए थे। इतना कहते कि देर नहीं की फैंग के आदमी उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फैंग की मदर रुआनी के साथ आती है, जिन्हें देख करके फैंग पूछता है कि माँ आप यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि मैं यहाँ पर देखने आई हूँ कि किस तरीके से तुम्हारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, क्योंकि तुमने हमारे पीठ पीछे एक मिस्ट्रेस रखा हुआ है। जिसे सुनकर के फैंग कहता है कि आप क्या बकवास कर रही हैं। तो उसकी मदर कह रही है कि तुम इसीलिए मेरी बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने मिस्ट्रेस रखा हुआ है। ये सुनकर के फैंग कहता है कि आपको पता भी है कि इसने क्या किया है, इसने सोही को जान से मारने के लिए आदमी हायर किया है, जो कि अभी अभी अपना गुनाह कबूल करके गया है। इस बात पर उसकी मदर विश्वास नहीं करती और कहती कि बकवास करना बंद करो, तुम मेरी बहू के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर के तो रुआनी काफी खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसकी मदर पूरी तरीके से उसके कब्जे में है, जहाँ रुआनी और भी ज्यादा आग में घी डालने की कोशिश करती है और फैंग की मदर के सामने पूरी तरीके से बेचारी बन जाती है और फैंग की मदर उसकी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास कर रही होती है। ये देख करके तो फैंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भागता हुआ आता है और कहता है कि मुझे पेशेंट के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनकर के फैंग भागता हुआ अंदर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे डांटते हुए कहने लग जाता है कि क्या आप इनके पति हैं? तो फैंग कहता है कि हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर के डॉक्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि आप कैसे पति, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपको पता भी नहीं है, और इस तरीके से चोट इन्हें कैसे लग सकती है? ये सुनकर के तो फैंग हैरान रह जाता है और कहता है क्या सोही सच में प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर कहता है कि हाँ फादर बनने वाले हैं। इस तरीके का केयरलेस इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा है। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोही को भी होश आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो पूरी तरीके से शर्मिंदगी से भर जाती है और वो याद करती कि उसने प्रिकॉशन पिल तो खाया ही नहीं था, इसीलिए आज वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये सुनकर के तो आंटी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रुआनी देखती कि उसके हाथ से तो बाजी निकलने वाली, इसीलिए वो कहने लग जाती कि पर आपको तो पता है ना कि उस एक्सीडेंट के बाद में डॉक्टर ने कहा था कि फैंग कभी भी फादर नहीं बन सकता है। ये सुनकर के आंटी कहती कि तू मेरी कल है, अगर मेरा बेटा फादर बनने वाला है तो हमारे फू परिवार को वारिस भी मिल जाएगा। इतना कहकर के वो उसे छोड़ करके सोही की तरफ दौड़ पड़ती हैं, जहाँ वो सोही के पास जाकर के उससे बहुत प्यार से बात करने लगती है और उससे पूछने लग जाती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम मेरी कितनी प्यारी सी बहू हो। अब ये सुन करके तो असिस्टेंट के कान से धुआं फेंक देता है और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इसीलिए वो फैंग से पूछता है कि अचानक से आपकी मदर को क्या हो गया? जिस पर फैंग कहता है कि मेरी माँ हमेशा से ही सपना देखा करती थी कि उनके पास में बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। अब उनकी बहू उन्हें पोते पोतियां देने वाली है, इसीलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया है। अभी सारा नजारा देख करके तो रुआनी से
रहा नहीं जाता है और वो पूरी तरीके से बौखला जाती है और कहती है कि आंटी आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती हैं। अब रुहानी को इस तरीके से चिल्लाता हुआ देख करके और पागलपन उसका देख करके तो आंटी इरिटेट हो जाती है और वो फेंग से कहती है कि इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल करके फेंको और जितनी जल्दी हो सके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो क्योंकि मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। ये सब सुन करके तो फेंग भी हैरान रह जाता है कि उसकी मदर अचानक से इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गई। अब फेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस आदमी को पुलिस के पास लेकर के जाओ और रुहानी को भी साथ में लेकर के जाओ और जो इसने गुनाह किया है उसका सारा सबूत पुलिस को दे देना जिसके बाद में इसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर के रुहानी को फेंग के आदमी पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, जिसके बाद में आंटी सोही को अपने साथ बाहर टहलाने के लिए लेकर के जाती है। तो सोही कहती कि माँ मैं खुद से चल सकती हूँ। तो आंटी कहती कि नहीं मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई तकलीफ हो। अब आंटी की सारी मेट्स उसे खेल लेती है और किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगती है। जहाँ ये सारा नजारा दूर खड़ा होकर के जिन और उसका फ्रेंड देख रहे होते हैं और वहाँ पर खड़ी दो लड़कियों से पूछने लगते हैं, जिस पर वो लड़कियां बताती है कि वो बीजिंग की होने वाली क्वीन है। ये सुनकर के जिन कहता है कि क्या बकवास कर रही है, वो किसी की भी क्वीन नहीं है, वो मेरी लवर है, ना कि मिस्टर फेंग की होने वाली वाइफ है। ये सुनकर के वो लड़कियां कहती कि मेढक जैसी शक्ल है तुम्हारी, बड़ा है तुम मुझसे झूठ बोलने वाले। ये सुनकर के जिन भड़क जाता है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे रोकता है और उसे शांत कराता है और कहता है कि अगर तुम्हारी शक्ल मेढक जैसी दिखती भी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी हमारे मेढक पर्यावरण के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सुनकर के जिन कहता है कि अभी एक पंच तुम्हारी शक्ल पे मैं लगाता हूँ। अब वो दोनों उस गार्डन के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं पर गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, जिस पर जिन कहता है कि पब्लिक हॉस्पिटल है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते हो। जिस पर गार्ड बताते हैं कि बॉस ने इस गार्डन को खरीद लिया इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते हो। ये सुनकर के तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब ये सब होने के बाद में फेंग सोही को लेकर के घर जा रहा होता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें अपने अपार्टमेंट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से हमारे फू परिवार की बहू बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। जिस पर सोही कहती है कि ठीक है। इधर जिन का फ्रेंड भागता हुआ जिन के पास आता है और उसे बताता है कि सोही तुम्हारे अंकल के बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जिन को सदमा ही लग जाता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अंकल ये सब नहीं कर सकते क्योंकि वो सोही को जानते कितना है और वैसे भी इसके अलावा डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे अंकल ठीक हो गए हो। तो जिन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, सोही सिर्फ मेरी है, मुझे उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना होगा, भले इसके लिए मुझे टेढ़ा रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। अब इधर सोही अपना सामान पैक कर ही रही होती है, तब तक जिन का फ्रेंड उसे बहाने से बाहर बुला लेता है और उसे किडनैप करके लेकर के वहाँ से चला जाता है, जहाँ जिन उसके करीब जाकर के उसका हाथ खोलता है, जिस पर सोही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती कि पागल कहीं के। तो जिन कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्या तुम्हें ये जगह याद है जहाँ पर मैं तुम्हें अभी लाया हूँ। जिसे देख करके सोही कहती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर गोली लगी थी। तो जिन कहता है कि थैंक गॉड कि तुम्हें ये याद है, मैं तुम्हें बचाने के चक्कर में मरते मरते बचा था। तो सोही कहती कि मुझे नहीं पता है कि वो कौन था क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। वहीं वैन दूर खड़ी होकर के सोही पर घात लगाए होती। इतने पर वहाँ पर फेंग आकर के जिन को दूर ढकेलता है और सोही से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। अब फेंग को देख करके तो जिन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहता है कि अंकल आप मुझसे कंपटीशन करने के लायक नहीं है क्योंकि मैंने सोही की जान बचाई अपनी जान पर खेल करके। जिस पर फेंग कहता है कि मैं भी उस समय वहीं पर मौजूद था जब ये हादसा हुआ था। जिस पर जिन कहता है कि मेरे पास तो सबूत है। इतना कहकर के वो अपने गोली वाले निशान को दिखा देता है। इस बात पर फेंग भी अपना निशान दिखा देता है। अब उन दोनों के पास निशान देकर के तो सोही पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती और कहती कि तुम दोनों के पास में निशान आखिर कैसे हो सकता है। जिन कहता है कि सोही देखो मैंने तुम्हें बचाया था, तुम इस बात को मानो या ना मानो। तो फेंग कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है पर दोबारा अगर ऐसा मौका आया तो मैं एक भी बार नहीं सोचूंगा तुम्हें बचाने के लिए, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। इतने पर फेंग सोही के ऊपर हमला कर देती है, जिस पर फेंग बीच में आ जाता है और फिर से उसे लग जाती है। और यहाँ पर फेंग उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जीऊं या मरूं, लेकिन इस बात से मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि तुम पूरी तरीके से सेफ हो। इतना कहकर के वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि किसी ने जिन के ऊपर गोली चलाई थी, जिसके बाद में सोही के ऊपर चलाने वाला था, पर तभी फेंग सोही के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सोही बच जाती है, लेकिन फेंग को लग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में फेंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब ये सब देख करके सोही काफी ज्यादा टेंशन में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने भाई के सामने पाती है, जहाँ उसे पूछने लग जाती है कि फेंग कैसा है और कहाँ है। जिस पर यूजर सिर हिला करके ना में जवाब देता है और बात को पलटते हुए कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी। इतना कहकर के वो उसे रूम से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ सभी उसका बर्थडे विश करते हैं। पर सोही कहती कि जब फेंग मेरी लाइफ में रही नहीं तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके क्या करूंगी। जिस पर सभी उसे समझाने लगते हैं। तभी जिन उसके सामने केक लेकर के आता है, लेकिन अब भी सोही अपना बर्थडे मनाने के लिए तैयार नहीं थी। जिस पर जिन कहता है कि प्लीज अपने केक के सामने एक बार विश मांग करके तो देखो, शायद हो सकता है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाए। जिस पर सोही विश मांगती है, गॉड मेरे फेंग को वापस कर दीजिए, मैं उनके साथ में पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तभी वो देखती कि फेंग उसके सामने बुके लेकर के खड़ा होता है, जिसे देख करके वो उसके पास दौड़ करके जाती है और कहती कि आप जिंदा हैं। तो फेंग कहता है कि भला मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ करके कैसे जा सकता था। इतना कह करके वो उसके सामने नील डाउन होकर के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बहुत प्यार से रिंग पहना देता है और फौरन से उसे गले से लगा देता है। जहाँ वो अब जिन से कहता है कि अब तुम सोही को भूल जाओ। जिस पर जिन कहता है कि सोही कोई फोल्डर नहीं है जिसे मैं अपनी लाइफ से डिलीट कर दूं, मुझे थोड़ा समय लगेगा।
इतने पर फैंग सोई को गोद में उठा कर कहता है कि चलो अब मैरिज ब्यूरो चलते हैं। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।